आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बीच में है प्रोफेसर दिलीप मंडल जी, जो कि एक पत्रकार हैं और इन्होंने लिटरल एंट्री के बारे में एक अभियान चलाया। और लिटरल एंट्री आखिर होती क्या है, इन सारे विषयों पर हम उनसे आज जानना चाहेंगे। सर, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे बात कर रहे हैं और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार बताएं प्लीज़। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ लिटरल एंट्री क्या होती है, आसान शब्दों में जो हमारे दर्शक समझ सकें। देखिए, जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसकी नियुक्ति का एक पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में किस तरह से सरकारी नियुक्तियां होंगी, इसकी पूरी एक व्यवस्था है। उसमें यूपीएससी है, राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं, उसमें आयोग का चेयरमैन कौन होगा, कैसे होगा, उसके क्या अधिकार होंगे, इस सब की व्यवस्था की हुई है। तो ये एक तरीका होता है, परीक्षाएं होंगी और नौकरशाही चुनी जाएगी, ये एक पूरा सिस्टम है। अभी लेटरल एंट्री जो है वो संविधान के इन प्रावधानों का उल्लंघन करके ब्यूरोक्रेसी में सीधे किसी पद पर बाहर से किसी आदमी को ले आना, ये लेटरल एंट्री है। मतलब आप लेटरल ये है, मतलब आप किसी सिस्टम एक नौकरशाही का सिस्टम है, यहाँ पर आपने बाहर से बगैर कोई एक सिस्टम के आपने लोगों को भर लिया। तो ये हुआ क्या कि देखिए, छिटपुट एक दो लिटरल एंट्रीज थोड़ी बहुत होती रही है। हालांकि थोड़ा सा उसमें भी एक पर्दा रहा है कि आप उसको एडवाइज़र के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर सीमित समय के लिए कुछ अफसरों को लाने की प्रक्रिया रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने आने के बाद से थोक भाव में, बल्क में लोगों को नियुक्त करने का एक सिस्टम बनाया। और ये असल में समस्यामूलक है इस मामले में कि अगर आप यूपीएससी के सारे प्रावधानों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके इस तरह से अगर आप नौकरशाही में लोगों को ले आएंगे, तो फिर इसमें दो तीन तरह की समस्या आएंगी। देखिए, समस्याओं को मैं लिस्ट कर रहा हूँ क्या क्या समस्या आएंगी। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लाखों स्टूडेंट और यूथ परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षा देकर फिर सरकारी अफसर या कर्मचारी बनने की कोशिश करते हैं, एक तो ये उनके साथ अन्याय होगा कि उनकी वो जो सिस्टम है वो उसमें टूटता है। दूसरी बात कि एक आदमी, जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अभी 18 साल के सर्विस के बाद एक आदमी जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। अभी भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एक आदमी को जो 12 या 13 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके ऊपर ला के या इसके बराबर बैठा देती है। तो ये जो अब क्या होगा कि जो आदमी 18 साल का एक्सपीरियंस वाला है, वो इस 12 साल के एक्सपीरियंस वाले आदमी के नीचे काम करेगा। तो ये पूरा सिस्टम टूटता है इससे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक हायरार्की का सिस्टम है। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पुराना आदमी है, वो ऊपर रहता है, तो फिर उससे कम एक्सपीरियंस वाला उसके नीचे रहता है। ये प्रपोजल बनाता है, ये अप्रूव करता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये टूट जाएगा। तीसरी समस्या क्या आती है कि जैसे एक सरकारी कर्मचारी 25 या 30 साल की सर्विस के बाद जब रिटायर होता है, तो उसके बाद भी उस पर एक सरकार का कंट्रोल होता है किसी तरह से, क्योंकि वो हेल्थ सर्विस लेते रहता है, पेंशन लेता है, तो तमाम तरह के कंट्रोल होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर का एक आदमी आएगा और उसके बाद वो 5 साल या 3 साल नौकरी करेगा और उसके बाद वापस अपने प्राइवेट सेक्टर में लौट जाएगा या यहाँ से चला जाएगा। तो इस पर अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, ना ही पेंशन ले रहा है, ना ये कोई मेडिकल ले रहा है, ना कोई फैसिलिटी ले रहा है। तो सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी पूरी करने के बाद भी इस बात का डर है कि अगर इस दौरान उसने कोई गड़बड़ी की है तो सरकार उसको पकड़ लेगी। तो इस वजह से वो सब कुछ करते हुए, हो सकता है कि करप्शन यहाँ भी है, इसके बावजूद उस पर एक नियंत्रण है। अब ये नियंत्रण लेटरल एंट्री में नहीं है, क्योंकि वो आके काम करके चला जाएगा। इसके बाद एक समस्या और भी आ रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग लेटरल एंट्री में आएंगे। चौथी समस्या है कि ये जब प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, सरकार के अंदर पॉलिसी बनाने के लिए बैठेंगे, अपनी कंपनियों को या किसी और कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट जो एक लोक सेवक होता है, उस जिम्मेदारी का भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो ये असल में ये सारी समस्याएं इस तरह से पैदा हो जाएंगी। ये इस सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए, लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए। और पांचवी और सबसे बड़ी समस्या है, जो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। भारत में जो सरकारी नौकरी है वो सिर्फ कुछ लोगों को रोज़गार देने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक तरह से सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने का भी साधन है, क्योंकि इसके ज़रिए जो 50% ऑफ ब्यूरोक्रेसी है SC ST OBC को जाती है केंद्र सरकार में, 49.5%। इन समाजों में जो
मध्य वर्ग के निर्माण का ये बहुत बड़ा जरिया है। खास करके दलितों में अगर आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट में, तो इनका जो मिडिल क्लास बना है वो ज़्यादातर किसी न किसी लेवल पर रिजर्वेशन को किसी एक जनरेशन में लेकर उसके बाद के जनरेशन में उसका उनको ज़रूरत ना पड़ी हो या फ़ायदा ना मिल पाया हो, लेकिन पूरा जो मध्य वर्ग है, पूरा मिडिल क्लास है, जिनके पास आज गाड़ियां हैं, घर है, इन सब की कहानी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से शुरू होती है। तो आप जब इतनी बड़ी आबादी के मध्य वर्ग बनने का रास्ता बंद करेंगे, जब आप लेटरल एंट्री में, क्योंकि भारत सरकार ने संसद में घोषणा कर दी है कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, जो डीओपीटी विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे लेटरल एंट्री में। तो लेटरल एंट्री के जरिए आप अगर इस तरह से नियुक्ति करेंगे, अभी 9 की नियुक्ति की, उसके अलावा आप 30 लोगों को ला रहे हैं, इसके बाद आप 400 लोगों को ला रहे हैं, तो एक साल में यूपीएससी आमतौर पर 800 अफसर को नियुक्त करती है। इसमें से 400 लोग अगर लेटरल एंट्री से आ जाएंगे, जो बगैर रिजर्वेशन के आ जाएंगे, तो बचेंगे कितने? फिर सिर्फ 400। और तो आप जो, और उसमें फिर जाकर रिजर्वेशन करेंगे, उसमें भी आपने गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस लगा दिया, तो SC/ST का पूरा जो हिस्सा है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। और ये नीचे के जो पद हैं उसको आपने आउटसोर्सिंग से भर दिए या कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भर दिया, और ऊपर के पद में अगर आपने लेटरल एंट्री ला दी, तो SC/ST और OBC के मिडिल क्लास बनने का पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये गंभीर समस्या मेरे ख्याल से। अच्छा, जो सरकार के जो अभी सांसद हैं, जो हमारे संसद में जो भी सांसद है SC/ST के, वो भले किसी भी पार्टी के हों, उनकी खामोशी क्या कहती है? नहीं, उनसे आप जो उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, क्योंकि भारत में SC/ST का कोई भी सांसद ऐसा नहीं है जो सिर्फ SC/ST के वोट से जीत सकता है। तो चूंकि वो जिसके वोट से जीत रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि कुछ इलाके छोड़ दें आप, पंजाब या बंगाल के 1-2 लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दें, तो आमतौर पर दलितों की आबादी एवरेज मान लीजिए कि आप 15 से 20% के आसपास है। तो 15 से 20% आबादी के वोट से तो चुनाव नहीं जीत सकता है। तो अगर वो दलितों के लिए ज़्यादा मुखर होकर बोलेगा, तो अगला चुनाव हारेगा। तो आप ये जो पुनः पैक्ट का सिस्टम गांधी ने भारत पे थोपा, उसका ये नतीजा है कि ये आदमी असल में, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के वोट से जीत के ही नहीं आ रहा है, बल्कि शेड्यूल कास्ट का वोट की बात के हित की बात करेगा तो हार जाएगा। ऐसा कोई आदमी जीत ही नहीं सकता जो शेड्यूल कास्ट के हित की बात करे। तो ऐसी हालत में उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आदमी आपके लिए आवाज़ उठाएगा? तो इस सिस्टम का फेलियर है, इसलिए समाज को इसमें आगे आना पड़ेगा। आप अगर इसमें सांसदों की तरफ देखेंगे तो आपको कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। अच्छा सर, आप भी कोई टूल किट का इस्तेमाल करते हैं ट्विटर वगैरह में? नहीं, टूल किट तो हमारा यही है, समाज हमारा टूल किट है। अगर समाज के हित की बात हम करते हैं तो समाज उस पर रिस्पॉन्ड करता है। समाज का अभी मैं अगर सारे टूल किट के बावजूद अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, OBC के लिए या SC/ST के लिए, तो हमारा सब टूल किट फेल हो जाएगा। तो हम जब हमारी वही आवाज़ सुनी जाएगी जो समाज को लगेगा कि उसके हित की आवाज़ है, नहीं तो वो कोई टूल किट नहीं काम करता है, कोई इंटरेस्ट उस तरह से, कोई स्ट्रक्चर से हम आप किसी चीज़ को करने को, मतलब आपका कोई IT सेल वगैरह नहीं है? नहीं, वो हमारा समाज जो है, हम लोग सब अपने समाज के IT सेल है। और मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब तक समाज की बात कर रहे हैं तभी तक समाज हमारी बात सुन रहा है। अब मैं अगर बोल दूं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके राज में मुसलमान बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो इसको कौन मानेगा? तो इसको मैं कहूँगा अपना सारा टूल किट सारा इस्तेमाल करके उसको मैं कहूँगा कि अब समाज को इस पर साथ देना चाहिए हमारे ट्विटर पे, नहीं देगा। तो ये एक्चुअली जो हमारे जो एक न्याय की विचारधारा है वही हम लोग की टूल किट है। उस पर जब तक हम लोग हैं तब तक हमारी बात सुनी जा रही है समाज के अंदर। जब हम इसकी बात नहीं करेंगे तो समाज हमें रिजेक्ट कर देगा, समाज क्यों मानेगा? सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें शेयर की और अभी आपको कार्यक्रम में संबोधन करने जाना है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।